प्रीवियस वीडियो में हमने जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा था। वहां से आगे चलते हुए इस वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने वाले हैं। जिन टर्म्स के बारे में यहां बात करेंगे वो हैं होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस। इनके अलावा फेनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं, फेनोकॉपीज किन्हें कहते हैं, इनब्रीडिंग और आउटब्रीडिंग क्या है। इनके अलावा यहाँ इनब्रीडिंग डिप्रेशन और हाइब्रिड विगर की भी बात करेंगे। जीनोम किससे कहते हैं, जीन पूल क्या है, और पेनेट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, जो होमोजाइगस है उसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आपने क्लास 10th में भी देखा था पी प्लांट के केस में, अगर जो टॉल है वो दो तरह का होता था। एक तो प्योर टॉल जिसे हम कहते थे, यानी कि कैपिटल टी, और जो दूसरा वाला टॉल होता था जो कि आपको याद है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। देखो यहां अगर इन दोनों को कंपेयर करें, कैपिटल टी को और कैपिटल टी स्मॉल टी को, तो टॉल तो दोनों हैं बट यहां सिमिलर एलील्स हैं और यहां जो एलील्स हैं वो सिमिलर नहीं है। तो जब किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में किसी जीन के जो दो एलील्स प्रेजेंट हैं वो दोनों सिमिलर हैं, तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म उस खास कैरेक्टर के लिए क्या है, होमोजाइगस है। यहां आपके सामने जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनमें देखो, जो ये है प्योर टॉल है यानी कि कैपिटल टी, और ये जो ड्वार्फ वाला है यहां भी एलील्स सिमिलर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये होमोजाइगस है। अगर हेटेरोजाइगस की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ टू डिसिमिलर एलील्स ऑफ अ जीन इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। जैसा कि आप यहां देख रहे हो, टॉल तो ये भी है बट ये कैसा है, हेटेरोजाइगस है, क्योंकि यहां पर जो एलील्स हैं वो डिसिमिलर हैं। अब फिर एक नया टर्म आता है जो कि है हेमीजाइगस। हेमीजाइगस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल एलील ऑफ अ जीन इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। अब थोड़ा सा ध्यान देकर समझो, अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो जो हमारे अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं कितने होते हैं, 46 होते हैं। अगर मेल की बात की जाए तो होते हैं 44 प्लस XY, और फीमेल्स में होते हैं 44 प्लस XX। यहां पर मेल में जो ये 44 क्रोमोसोम्स हैं इनके तो दो डिफरेंट सेट्स मिल जाएंगे, एक फादर से आया हुआ, एक मदर से आया हुआ। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर 1 दो की संख्या में होगा, एक फादर से आया हुआ, एक मदर से आया हुआ। किसी और क्रोमोसोम की बात कर लेते हैं, मान लो क्रोमोसोम नंबर 18 एक फादर से आया हुआ होगा और एक मदर से आया हुआ होगा, यानी कि यहां तो 22 का सेट मिल जाएगा। बट जब हम 6 क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो यहां एक क्रोमोसोम है X और दूसरा क्रोमोसोम है Y। तो यहां जो भी जीन होंगे क्या उनका दूसरा सेट मिलेगा? क्या यहां पर जो एलील्स हैं, यानी कि मान लो अगर हम किसी ऐसे एलील की बात करते हैं जो कि X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, तो क्या उसके जैसा कोई दूसरा होगा वहां पर, या उससे डिसिमिलर वाला भी कोई एलील होगा? नहीं होगा। तो ये सिंगल एलील जब प्रेजेंट होता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेमीजाइगस कहते हैं। एग्जांपल्स हैं X लिंक्ड जीन्स इन मेल्स। फीमेल में होंगे क्या? नहीं, बिकॉज यहां पर तो XX दो हो गए हैं, तो फिर वहां पर तो क्या होगा, इधर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन हो सकती है, बट हेमीजाइगस कंडीशन सिर्फ यहां पर होगा, मेल्स में होगा। अब बात करते हैं फेनोटाइप और जीनोटाइप की। इन दोनों टर्म्स से आई थिंक आप बहुत पहले से परिचित होंगे। फेनोटाइप क्या होता है, इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर अ पार्टिकुलर कैरेक्टर। यानी कि हम बाहर से जिन कैरेक्टर्स को देखते हैं, जैसे कि टॉल, ड्वार्फ, अगर पी प्लांट में और कैरेक्टर्स की बात करें तो फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, सीड कलर, सीड शेप, मतलब जो कुछ भी एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो क्या है भाई, फेनोटाइप है। और जीनोटाइप क्या होता है, इन्हीं चीजों का, यानी कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है इनका जो जेनेटिक कंपोजिशन होता है, यानी कि जिस जेनेटिक कंपोजिशन की वजह से ये अपीयरेंस बाहर दिख रहा है उसे, यानी कि उस जेनेटिक कंपोजिशन को हम जीनोटाइप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैपिटल टी कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर क्या देख रहे हैं, बाहर हम देख रहे हैं टॉल या ड्वार्फ, ठीक है ना। तो टॉल या ड्वार्फ जो हम बाहर से देख सकते हैं वो फिनोटाइप है, और अंदर जिन जीन्स की वजह से वो फिनोटाइप एक्सप्रेस होता है उस जेनेटिक कंपोजिशन को, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो जेनेटिक कंपोजिशन है इसे हम जीनोटाइप कहते हैं।
चलिए कुछ और देखते हैं। फेनोकॉपी, when two different genotypes which normally produce different phenotypes start producing similar phenotype due to some external condition, they are called phenocopy of each other। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं ये दोनों पी प्लांट जो है, यहां पर एक है कैपिटल टी यानी कि ये पी प्लांट टॉल है, और एक स्मॉल टी यानी कि ऑब्वियसली ये कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रहे हो। तो यहां पर आप देख रहे हो कि टू डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं। कौन कौन? एक कैपिटल टी वाला और दूसरा स्मॉल टी वाला। ये दोनों डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं जो कि नॉर्मली क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट फेनोटाइप्स को। यानी कि जो कैपिटल टी है वो टॉल पी प्लांट को प्रोड्यूस करेगा, और जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फ पी प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन किसी एक्सटर्नल कंडीशन के कारण अगर ये दोनों सिमिलर फेनोटाइप को प्रोड्यूस कर दें, यानी कि दोनों पी प्लांट्स बाहर से एक जैसे दिखने लग जाएं, तो ये फेनोकॉपीज कहलाएंगे। कैसे होता है भाई? मान लो या हम जिबरेलिन हार्मोन का ट्रीटमेंट दे दें जो कि ड्वार्फ वाला था उसे। देखो ये स्मॉल टी ही है, बट अब ये पी प्लांट कैसा हो गया, अचानक से टॉल हो गया। कैसे हो गया भाई? क्या जीनोटाइप बदल गया? नहीं, जीनोटाइप तो नहीं बदला है। बदला क्या? जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो बदल गया। क्यों बदला? यहां कुछ एक्सटर्नल कंडीशन आई। क्या कंडीशन आई भाई? हमने यहां पर जिबरेलिन हार्मोन का ट्रीटमेंट दे दिया इस ड्वार्फ वाली पी प्लांट को, तो अब ये कैसा हो गया है, टॉल हो गया है। यानी कि देखो जीनोटाइप अभी भी डिफरेंट है, ये दोनों डिसिमिलर जीनोटाइप्स हैं, डिफरेंट जीनोटाइप्स हैं, बट अभी जो इनका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो कैसा है, सिमिलर है। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, फेनोकॉपी कहेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इनब्रीडिंग। इसका मतलब होता है ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज। मतलब किसी स्पीसीज के ऐसे मेंबर्स जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं, अगर उनके बीच ब्रीडिंग होती है तो इसे हम इनब्रीडिंग कहते हैं। अब देखते हैं कि ये यूजफुल है या फिर हार्मफुल है। देखो इससे होता क्या है, इससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, यानी कि जो होमोजाइगस कंपोजिशन होता है, यानी कि सिमिलर एलील्स क्लोज आ सकते हैं, सिमिलर एलील्स एक साथ आ जाते हैं। किसकी वजह से? इनब्रीडिंग की वजह से। और जब सिमिलर एलील्स साथ आते हैं तो इसके कारण रेसेसिव कैरेक्टर्स के एक्सप्रेस होने का जो चांस है वो ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं उनके एक्सप्रेस होने के लिए होमोजाइगस होना जरूरी नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर पी प्लांट की बात करें तो अगर कोई हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, फिर भी वो टॉल हो ही जाएगा। बट जो रिसेसिव कैरेक्टर है, यानी कि जो ड्वार्फनेस है उसका, वो तभी एक्सप्रेस होगा जबकि वो होमोजाइगस स्मॉल टी वाले कंपोजिशन में पहुंचेगा। तो रिसेसिव कैरेक्टर्स के एक्सप्रेस होने का चांस बढ़ जाता है होमोजाइगोसिटी बढ़ने से, और इनब्रीडिंग की वजह से होमोजाइगोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से जो प्रोजेनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसमें पेरेंट्स के कंपैरिजन में फिटनेस और स्ट्रेंथ घटता चला जाता है। ये चीज हर स्पीसीज पर एप्लीकेबल है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे कोई और एनिमल हो, या फिर खुद ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो। यहां पर एक सोशल फैक्टर को भी डिस्कस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर मैं बहुत सारे इंडियन सोसाइटीज की बात करूं, या फिर यूं कह लूं कि ज्यादातर जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वहां पर सेम कास्ट मैरिजेस होते हैं। सेम कास्ट मैरिजेस को ही इंडोगेमी भी कहा जाता है। ये जो सेम कास्ट मैरिजेस हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि जो जीन पूल है वो लिमिटेड हो जाता है। यानी कि मान लो कि जो सेम कास्ट के लोग हैं वो ही आपस में मैरिज कर रहे हैं, तो उनके बीच जो जीन्स का आदान प्रदान हो रहा है वो एक खास लिमिटेड पॉपुलेशन में ही हो रहा है, लिमिटेड सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन में ही हो रहा है। और एक बात बता दूं आपको, ये चीज जो है ये बहुत पहले से नहीं है, बस पास्ट फ्यू 100 ईयर्स से ऐसा हो रहा है। पुराने समय में अगर आप वैदिक काल में चले जाओ, जो वैदिक इरा थी, वहां पर वर्ण व्यवस्था थी। वहां पर जन्म के आधार पर यह तय नहीं होता था कि कौन किस वर्ण का है, बल्कि उसके कर्म के आधार पे, वो क्या करता है उसके आधार पे यह तय होता था। तो उस एरा को छोड़कर मैं अगर प्रेजेंट एरा की बात करूं तो पास्ट फ्यू 100 ईयर्स से जबकि ये कास्ट सिस्टम हमारी सोसाइटी में आया और हमारी सोसाइटी में ये एक्सेप्टेड हो गया, तब से क्या हो रहा है कि जो सेम कास्ट के लोग हैं उन्हीं के बीच मैरिज होता है। तो इससे क्या होता है भाई,
इनब्रीडिंग बढ़ता चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक्स कास्ट के ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, एक्स कास्ट का जो पॉपुलेशन है वो ये है, वाई कास्ट जो है इस कास्ट के पॉपुलेशन के सारे लोग यहाँ हैं। तो एक्स कास्ट वाले वाई कास्ट वाले से मैरिज नहीं करेंगे, इनके बीच मैरिजेस हो रही हैं, तो जो भी जीन का आदान प्रदान हो रहा है वो बस इतने से पॉपुलेशन में ही लिमिटेड है, और जो वाई कास्ट वाले हैं वो एक्स वाले से शादी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ इस पॉपुलेशन में जो जीन्स का आदान प्रदान हो रहा है वो सिर्फ इतने से लिमिटेड पॉपुलेशन में ही हो रहा है। इससे क्या होगा भाई, एक तो वेरिएशन घटेगा। आपको पता है कि वेरिएशन बढ़ना आवश्यक होता है, अच्छा होता है, बट यहाँ क्या हो रहा है, वेराइटीज घटती चली जा रही हैं, जीन्स लिमिटेड हो रहे हैं, जो जीन पूल है वो छोटा होता जा रहा है, लिमिटेड हो गया है जीन पूल। और यहाँ इनब्रीडिंग हो रहा है बिकॉज ये सब क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स हो गए हैं और इनके बीच ही लगातार ब्रीडिंग हो रही है। इससे क्या होगा भाई, जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं उनके एक्सप्रेस होने का चांस हर नए जनरेशन में बढ़ता जा रहा है। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ रिसर्च पेपर्स के लिंक डाल दूंगा जहां की कुछ साइंटिस्ट्स ने रिसर्च करके ये प्रूव किया कि जो इंडियन सोसाइटी है, जो कुछ खास ऐसी साउथ एशियन कंट्रीज की सोसाइटी है जहां की सेम कास्ट मैरिज को माना जाता है, वहां पर जो हार्मफुल जीन्स हैं उनके एक्सप्रेस होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ गया है। और हर एक अपकमिंग जनरेशन जो है अपने पेरेंटल जनरेशन से बहुत सारे मामलों में पिछड़ती जा रही है। इस वजह से बहुत सारे जेनेटिक डिजीजेस पैदा हो रहे हैं और जेनेटिक डिजीजेस के एक्सप्रेस होने का चांस भी हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है। तो ये सेम कास्ट मैरिज एक सोशल इविल है। ऐसा नहीं कि ये बहुत पहले से चला आ रहा था। जिस तरीके से एक सोशल इविल थी सती प्रथा, उसे एबॉलिश किया गया, हटाया गया, उसी तरीके से सेम कास्ट मैरिज जो है वो एक सोशल इविल है जिसे कि हटाया जाना चाहिए। नहीं तो जो अपकमिंग जनरेशन होगी हमारी कंट्री की वो सफर करेगी इस प्रॉब्लम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ब्रीडिंग के बाद बात करते हैं आउट ब्रीडिंग की। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है ब्रीडिंग बिटवीन डिस्टेंटली रिलेटेड मेंबर्स, यानी कि किसी स्पीसीज के ऐसे मेंबर्स जो कि डिस्टेंटली रिलेटेड हैं, काफी दूर दूर के हैं, उनके बीच जो रिप्रोडक्शन होता है, उनके बीच जो ब्रीडिंग होती है, इसे हम आउट ब्रीडिंग कहते हैं। आउट ब्रीडिंग से हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ती है, यानी कि जो हेटेरोजाइगस नेचर है वो बढ़ता है, और इसके कारण रेसिसिव कैरेक्टर्स के एक्सप्रेस होने का चांस घटता चला जाता है, क्योंकि रेसिसिव कैरेक्टर्स तो तभी एक्सप्रेस होंगे जबकि वो होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे। और इससे जो फायदा होता है उसे हेटेरोसिस या फिर हाइब्रिड विगर कहते हैं। इससे क्या फायदा होता है भाई, कि जो होमोजाइगोसिटी है वो घटती जा रही है, हेटेरोजाइगस नेचर बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादातर डोमिनेंट कैरेक्टर्स ही एक्सप्रेस होंगे। और यूजुअली ऐसा होता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो बेहतर होते हैं, और ज्यादातर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, मैं जब आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा तो आप देखोगे कि मैक्सिमम जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो रिसेसिव नेचर के होते हैं, यानी कि उनके एक्सप्रेस होने के लिए रिसेसिव होना आवश्यक होता है। वो तब तक एक्सप्रेस नहीं होंगे जब तक कि रिसेसिव नेचर वहां पर नहीं आएगा। तो आउटब्रीडिंग की वजह से रिसेसिव कैरेक्टर्स के एक्सप्रेस होने का चांस क्या होता है, घट जाता है। इसलिए आउटब्रीडिंग क्या है, बेनिफिशियल है। और इससे क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सुपेरियर होते चले जाते हैं, बेहतर होते चले जाते हैं। क्यों? बिकॉज उनमें वैरायटी आ रही है, उनमें वेरिएशन हो रहा है। और आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म में अगर बात करें तो वेरिएशन हमेशा स्पीसीज के सर्वाइवल में, स्पीसीज के फिटनेस में क्या करती है, हेल्प करती है, जो वेरिएशन है वो। तो इस तरीके से जो आउटब्रीडिंग है वो क्या करता है, ऑफस्प्रिंग्स की जो एबिलिटी है सर्वाइव करने की, रिप्रोड्यूस करने की और खुद को बेहतर बनाने की, यानी कि इवॉल्व करने की, वो आउटब्रीडिंग की वजह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब बात करते हैं जीनोम की। द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स present on a monoploid or haploid set of chromosomes is known as the genome of that organism। कहने का मतलब क्या है भाई, मान लो कि ये एक सेल है, आपकी बॉडी का एक सेल निकाल कर यहां रख देते हैं। इस सेल के अंदर ये लो न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम्स कैसे हैं भाई, दो अलग अलग सेट हैं हमारे पास, एक फादर से आया हुआ, एक मदर से आया हुआ। इसलिए हम लोग कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, डिप्लॉयड है। बट यहां हम हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ एक सेट लेंगे, दोनों सेट नहीं लेंगे भाई, क्योंकि रिपीट हो जाते हैं जीन्स जो है। तो अगर हम यहाँ 2n के बजाय सिर्फ n की बात करें तो एक हैप्लॉइड सेट में जितने सारे क्रोमोसोम हैं उनमें जो भी जीन्स प्रेजेंट हैं उनको
टोटली ओवरऑल हम कहते हैं जीनोम। आपको पता होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, वैसे नेक्स्ट चैप्टर में मैं उसे डिस्कस करूंगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत लंबे समय तक चला था, जिसमें कि ह्यूमन बीइंग्स के पूरे जीनोम को डिकोड किया गया कि कौन सा जीन कहाँ होता है, किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, क्या करता है वो, इन सारी चीज़ों को वहाँ स्टडी किया गया था। जीनोम के बाद बात करते हैं जीन पूल की। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। द सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ पॉपुलेशन। ध्यान देना, वहां हम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे, बट यहां हम कहते हैं कि किसी पॉपुलेशन में जो जितने सारे जीन्स प्रेजेंट हैं उन्हें कलेक्टिवली हम जीन पूल का नाम देते हैं। मैंने इनब्रीडिंग के बारे में बताने के समय आपको यह कहा था कि जो इनब्रीडिंग होती है उसमें जीन पूल सिमटता चला जाता है, यानी कि किसी खास कास्ट के लोगों में, किसी खास ग्रुप के लोगों में अगर बार बार रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उनके बीच जो भी जीन्स हैं वो आपस में ही एक्सचेंज होते रहते हैं, कुछ भी नया यहाँ नहीं आता है। जबकि अगर हम आउटब्रीडिंग करवाते हैं किसी दूसरे ग्रुप से, अगर इनका ब्रीडिंग होता है तो जीन्स का क्या होता है, आपस में आदान प्रदान होता है। इससे जो जीन पूल है वो क्या होता है, और ज़्यादा विस्तृत होता है। आई होप आपको जीनोम और जीन पूल का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जीनोम में हम किसी एक ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट सारे जीन की बात करते हैं, जबकि जो जीन पूल होता है यहां पर किसी पॉपुलेशन में मौजूद सारे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट सारे जीन्स को ओवरऑल देखते हैं। जीन पूल के बाद अब बात करते हैं पेनेट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी की। देखो, पेनेट्रेंस का मतलब होता है द परसेंटेज ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स which have phenotype associated with their genotype is known as penetrance, और ये हमेशा परसेंटेज में ही डिस्प्ले किया जाता है। क्या होता है भाई, समझते हैं। मान लो कि किसी पॉपुलेशन में जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर टॉल होने का जीन प्रेजेंट है, बट ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे टॉल हो जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म टॉल हो कुछ ना हो। जैसे कि यहां देखो, आपको एक केस दिख रहा है कंप्लीट पेनेट्रेंस का और दूसरा दिख रहा है इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस का। क्या होता है भाई, अगर जो भी जीनोटाइप प्रेजेंट है वो सारे ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस हो गए तो यहां पर जो पेनेट्रेंस है वो क्या हो गया भाई, 100% हो गया, तो इसे हम कंप्लीट पेनेट्रेंस कहते हैं। जबकि जो इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस है वहां पर पेनेट्रेंस कितना होता है, 100% से कम होता है। यानी कि देखो, इन सब में मान लेते हैं कि टॉलनेस का जीन प्रेजेंट है, बट कुछ जो है वो टॉल हो जा रहे हैं, कुछ टॉल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सिर्फ जीन का प्रेजेंट होना ही इस बात को एंश्योर नहीं करता है कि वो कैरेक्टर बाहर दिखेगा। ऐसा कब होता है? जबकि मान लो कि कोई बंदा टॉल होना चाहता है, उसमें टॉलनेस का जीन प्रेजेंट है बट उसको न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है, तो क्या वो टॉल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जीन तो प्रेजेंट है बट उस जीन के इफेक्ट को मास्क करने वाला, उसको रोकने वाला कोई दूसरा जीन भी प्रेजेंट है। ऐसे केस में भी बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो पाता है। इस केस में क्या होता है भाई, इनकम्प्लीट पेनेट्रेंस होता है। तो पेनेट्रेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्सप्रेसिविटी की। इट इज द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू विच वेरिएशन अराइजेज इन द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पर जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो सारा एक जैसा हो रहा है, इसे हम नैरो एक्सप्रेसिविटी भी कहते हैं। जबकि देखो, वेरिएबल एक्सप्रेसिविटी में क्या हो रहा है, ये जो एक्सप्रेस हो रहा है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग एक्सटेंट तक क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। किसी में टॉलनेस जो है वो पूरा टॉल कर दे रहा है, एकदम बहुत लंबा बना दे रहा है, किसी में बिल्कुल डॉर्फ कर दे रहा है, किसी में दोनों के बीच आ रहा है। तो ये जो है डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, ये क्या कहलाता है, एक्सप्रेसिविटी कहलाता है। ध्यान देना, एक्सप्रेसिविटी क्या है, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन है। कैरेक्टर जो है वो खुद को कितना एक्सप्रेस कर रहा है, पूरा एक्सप्रेस कर रहा है या पूरा एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, कितना सा एक्सप्रेस कर रहा है, इसको हम एक्सप्रेसिविटी कहते हैं। जबकि पेनेट्रेंस में क्या होता है कि किसी जीनोटाइप से एसोसिएटेड फिनोटाइप का एक्सप्रेशन पॉपुलेशन में कितने ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है। आई होप पेनेट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी आपको समझ में आ गई होगी। अगर इस पूरे वीडियो में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछना मुझसे, और ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गैमीट फॉर्मेशन की, जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।